नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली में आने वाली 20 और 21 सितंबर को मानव अधिकारों को लेकर एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के तमाम मानव अधिकार संस्थानों का यह सम्मेलन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये द्विवार्षिक सम्मेलन है और भारत में इस सम्मेलन का आयोजन तीसरी बार होने जा रहा है। इस बार के सम्मेलन में क्या कुछ खास है, किन विषयों पर चर्चा होगी, कैसे इन तमाम विषयों से निकलने वाला जो एक आउटकम है, कहा जाए जो एक महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसे मानव अधिकारों के संरक्षण में जागरूकता पैदा करेंगी और मानवों के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास को आगे बढ़ाएंगी। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए दूरदर्शन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सवाल यही सर, क्योंकि ये जो सम्मेलन है तीसरी बार हिंदुस्तान में होने जा रहा है, कैसे ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है और इस द्विवार्षिक सम्मेलन को लेकर क्या क्या प्रमुख एजेंडा होने वाला है, किन तमाम मसलों पर चर्चा होगी? वस्तुतः अगर देखा जाए तो मानवाधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति को अपने जन्म से प्राप्त होते हैं। अगर हम ये सोचें कि संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा, ये कानून के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा। प्रत्येक कानून की जांच इस आधार पर होती है उसकी लागू करने से पूर्व क्या ये मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का और समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार उसके जन्म के साथ प्राप्त होता है और सबके अधिकार जो भी व्यक्ति हैं उनके इस बराबर अधिकार के साथ प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म लेता है उसकी गरिमा समान होती है। इस समानता के अधिकार पर ये मानवाधिकार आधारित हैं। उसी को संरक्षण करना, उसको प्रमोशन करना, उसका संवर्धन करना ये हमारा कर्तव्य है। तो अगर हम ये सोचें कि ये सार्वभौमिक घोषणा से उत्पन्न हुए अधिकार नहीं, हमारे यहाँ ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। पहले यह धर्म का भाग हुआ करते थे हमारे देश में। सर्वे भवन्तु सुखिनः एक ये परिकल्पना हमारे ऋग्वेद से, तथा इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना हमारे ऋग्वेद में है। विश्व एक परिवार है, सर्वे सब लोग सुखी हों, किसी को दुख ना हो, सब लोग मिलकर चलें और सबको बराबरी का हक है, सबको सामाजिक न्याय का हक है, सबको उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो। इसका तो शासन का पुनीत कर्तव्य है कि उनको ये पूर्ण करके दें जिसको प्राप्त नहीं हो रहा, जो मूलभूत आवश्यकताएं वो। इसलिए हम ये सोचते हैं कि मेरा सोचना है कि ये मानवाधिकारों का जो आयोजन है अति महत्वपूर्ण है। हमें इसको जो हमारे यहाँ परिकल्पना चली आ रही है इसको सार्थक करना हो, यही भारत की शक्ति है। जी सर, चूंकि ये द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस जो हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, इस फोरम के मायने क्या है, कितना महत्वपूर्ण है ये फोरम, और इस फोरम पे जब हम चर्चा करते नजर आएंगे तमाम विषयों के, उसकी महत्वता किस प्रकार से है? देखिए, ये फोरम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित है और इस फोरम में इस पर भी विचार किया जा रहा है कि 75 वर्ष जो हमारे मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को हुए हैं उसमें हम क्या सबकी स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित कर सकें, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का, इक्वलिटी का राइट मिल रहा है क्या, महिलाओं को पुरुषों को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ क्या सारे हम आर्थिक सामाजिक न्याय का सभी वर्गों के लिए सुनिश्चित कर सकें, ये भी एक विषय इस पर चर्चा होनी है। तो विषय इतने गंभीर हैं, आर्थिक और सामाजिक कारणों के वजह से किसी को न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। न्याय क्या होता है? न्याय में जो हर चीज़ शामिल है उसको उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो उसको आवश्यकताएं वो पूरी करना शासन का पूरी कर्तव्य, अगर वो उपलब्ध उस पर नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे सेप्टिक टैंक में कार्य करते हैं, जो जिनमें मृत्यु हो जाती लोगों की पॉइजनस गैस के, जहरीली गैसों के कारण, तो उसमें हमने ये जारी किया है कि इसको ये जो स्थानीय निकाय उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वर्कर्स को उसमें बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के प्रवेश नहीं करना चाहिए। और हमारे केंद्र शासन ने हमारी एडवाइजरी को स्वीकार करके ये आदेश भी जारी किया है कि इसकी यांत्रिक सफाई के लिए प्रबंधन सारे स्थानीय निकायों को करना चाहिए। राज्य शासन को भी इस प्रकार से इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इससे जो इस प्रकार से मृत्यु हो जाती, पॉट होल्स खोले रह जाते हैं,
निर्माण के समय उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। बिजली के करंट से मृत्यु हो जाती है, उसमें हम कंपेंसेशन दिलाते हैं। जेल में अगर कोई बंद है, उसके मानसिक चिकित्सा किस प्रकार से करना चाहिए कैदियों की, इसके संबंध में एडवाइजरी जारी की है अभी। अगर वो आत्महत्या कर लेते हैं तो हमने उसमें लिखा है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बाथरूम से इत्यादि में नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को फंदा लगाकर उसमें मृत्यु कारित कर सके। इस प्रकार से हमने एडवाइजरी जारी की और इसमें कंपेंसेशन भी देते हैं हम। सिलिकोसिस के संबंध में हमने राज्य शासनों को कहा कि आप अपने योजनाएं बनाएं। इस प्रकार से जो स्टोन, जो क्वेरीज में, जो खदानों में, पत्थर की खदानों में काम करते हैं, उनको बीमारी सिलिकोसिस के कारण हो जाती है, तो अपंग हो जाते हैं अथवा उनकी मृत्यु कारित हो जाती है उससे, तो उनको ये संबंध में योजनाएं बनाई हैं। हम बॉन्डेड लेबर के बारे में हमने एडवाइजरी जारी की, उस पैसे उनको मुआवजे की राशि प्रकरण, आपराधिक प्रकरण चलने से पूर्व में प्राप्त बढ़ाकर प्राप्त होने लगी है, 20,000 के लगभग प्राप्त होती है। तो ये एक अच्छा मतलब एक सामाजिक उत्थान के लिए, और ये हम प्रयासरत हैं इस प्रकार से। जो शासकीय जो आश्रम वगैरह हैं इनमें स्थिति रहने की सुधार आना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस जो होम्स बने हुए हैं इसमें रहने की स्थिति में सुधार आना चाहिए। अभी हमने देखा कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स के जो सेंटर बने हुए हैं उसमें मृत्यु, हमने स्वतः संज्ञान लिया है उसमें, और उनको कहा है कि इनमें स्थिति सुधार होनी चाहिए, इसमें लोगों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मारपीट के कारण मृत्यु होने की ऐसी प्रकाशित हुए थे 2-3 खबरें, उसमें हमने स्वतः संज्ञान लिया है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। तो मानव अधिकार का जहाँ जहाँ वायोलेशन होता है, उल्लंघन होता है, हम ये प्रयास करते हैं हम वहाँ पहुँचे हैं। उनको जिनका कोई सहारा नहीं है, जो किसी को कोर्ट नहीं जा सकते, जिनको इतना ज्ञान नहीं है उनके अधिकार के, हम उन तक पहुँचे, उन तक उनको मदद करें, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करें। सर, मानव अधिकारों की रक्षा के लिहाज से दो एक बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव देखे जाते हैं कि 75 वर्ष पहले जब मानव अधिकारों को लेकर सार्वभौम घोषणा की गई, और 30 वर्ष के पहले लगभग पेरिस के माध्यम से जब हमने देखा कि सभी देशों में राष्ट्रीय संस्थान मानव अधिकारों के लिए हों। आपको लगता है कि ये दो ऐसे मौके थे जिन्होंने दुनिया को इस दिशा में प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, और शायद वहाँ से जो एक सिलसिले की शुरुआत हुई, आज दुनिया अवेयर नज़र आती है, इस दिशा में तेज़ी से काम करती नज़र आती है। आपको लगता है ये दो महत्वपूर्ण पड़ाव? ये ठीक बात है कि एकत्रीकरण हुआ, उसके लिए भी एक कारण ये बना कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो लोगों ने सोचा कि अब हमें एकत्रित होकर ही सब लोगों के मानव के अस्तित्व के बचाव के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और अब तो समस्याएं ऐसी हुई, अगर हम विश्व में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, हम एक मिलकर बैठकर एक सम्यक विचारधारा, उसमें एक जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, जब तक हम साझा एक हल नहीं ढूंढते तो इन समस्याओं का हल संभव ही नहीं है। अब तो वैश्वीकरण के पश्चात तो ये समस्याएं और अधिक वैश्वीकरण का रूप ले चुकी हैं। तो इस समय, ऐसे समय में ये कि आवश्यकता हो गई है, एक देश की एक संस्था इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती, सबको एक साथ बैठना पड़ेगा, सबको एक साथ प्रयास करना पड़ेगा, तब इन समस्याओं का हल होगा। जैसे साइबर क्राइम से एक देश में की बाउंड्री, ये इसमें एक देश से दूसरे देश में घटित किया जा रहा है, डेटा हैकिंग एक देश से दूसरे देश में किया जा रहा है, यौन शोषण एक देश से दूसरे देश में किया जा रहा है, तो उसका जो रेवेन्यू का जनरेट हो रही है, जो उसका रिज़ल्ट है, वो एक देश में टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स जो सप्लाई हो रहे हैं इंटरनेट पर, ई कॉमर्स जो हो रहा है इंटरनेट पर हो रहा है, तो इसकी कोई क्षेत्र की देशों की सीमा का कोई आप महत्व नहीं रहा है। इस वैश्वीकरण के समय में हम लोग तो वैसे ही लड़ रहे हैं कि हमारी सीमा, ये हमारी सीमा है, जो दोहन होता है वो अक्रॉस द बॉर्डर होता है जी। तो ये समस्याएं, इनका जो अपराध हो रहे हैं, इन सबको एक सामुदायिक हल ढूंढना पड़ेगा। विश्व को एक इतना छोटा परिवार बन गया है, जो कि एक हमारे यहाँ परिकल्पना थी वसुधैव कुटुंबकम की ऋग्वेद में, वो तो आज आप देखिए 5-6 वर्ष पुरानी परिकल्पना, और आज अगर आप देखें तो विश्व एक परिवार है, हमारे ऋग्वेद में सत्य लिखा है, इसलिए ऋग्वेद को हेरिटेज माना गया जी। सर, चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की वसुधैव कुटुंबकम, और पूरी दुनिया को हम एक परिवार के तरीके से लेके चलें, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानव अधिकारों का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक मसला था जिस पे एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान भी लिया, उसके बाद वो प्रयास भी देखने को मिला। आपको लगता है कि ये वो विषय हैं जब बदलते वक्त में इन पे ज़्यादा मुखर होने की ज़रूरत है और आप लोगों के माध्यम से जो काम किया गया है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए? देखिए, हम लोगों को इसकी चिंता थी और आगे भी रहेगी कि इस प्रकार से वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और हमारा प्रयास ये है कि राज्य शासन इस दिशा में प्रयास करें कि न तो इस प्रकार से पराली जले। किसान भी जो पराली जलाता है उसकी एक मजबूरी थी, परंतु ये शासन को प्रयास करना पड़ेगा कि या तो उसको उसमें गलाया जाए अथवा शासन उसको इकट्ठा करे, या शासन उनको मुहैया करे ऐसी मशीनें गरीबों को जिन पर ऐसी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं जो कि उसको एक साथ निकाल सकें उतने समय में जिनको अगली बोनी करनी है। उसके लिए समय उनको सीमित उपलब्ध है, तो उस सीमा में या तो इसको गलाने की व्यवस्था होना चाहिए या उसको उखाड़ने की व्यवस्था होनी, जिसको मशीन नहीं है उनको मशीन प्राप्त होनी चाहिए जो कि उसको जड़ से उखाड़ सकें पराली को। इस प्रकार से हम इस दिशा में प्रयासरत हैं कि राज्य शासन इस पर व्यवस्था करें, और व्यवस्था राज्य शासन को ही करनी है। हम तो सिर्फ निर्देश पर दे रहे हैं, आपने क्या किया है इस दिशा में प्रयास बताइए हमें। तो उसमें जो मशीनें आवश्यक हैं उसके संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वो प्रयासरत हैं। तो मेरे ख्याल से इसका इस वर्ष ये कम प्रदूषण होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। उसके अगले वर्ष और कम होगा, फिर शनि शनि समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार से जो वायु प्रदूषण कार्य, यही हमारा लक्ष्य भी है। इसमें मैं तो उम्मीद करता हूँ हम सफल होंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि इससे हर कोई व्यक्ति प्रभावित है। सर, अगला सवाल, क्योंकि इस द्विवार्षिक सम्मेलन में जिन तमाम विषयों पर चर्चा होनी है उनमें से एक विषय ये भी है कि यूएनडीपी के माध्यम से व्यवसाय और मानवाधिकार किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर एक सही प्रैक्टिसेस ना अडॉप्ट की जाएँ तो लगातार लोगों के अधिकारों का हनन होता है। इस पर ज़रूरत क्यों है चर्चा करने के लिए, और किस प्रकार की चर्चा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो एक कॉन्फ्रेंस से एक अलग चर्चा का विषय, कॉन्फ्रेंस के साइड में एक अलग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस की गई। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, उसमें सहयोग हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये उसका APF कॉन्फ्रेंस का एशिया पैसिफिक का भाग नहीं है, परंतु ये अति महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा बिजनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स में, क्योंकि जब तक बिजनेस की ह्यूमन राइट्स के एम्प्लॉयज़ के प्रति, और एक बार बिजनेस अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसका प्रभाव मानव के अधिकारों पर कई प्रकार से पड़ता है। जैसे उसकी ज़मीन ली गई, उसको ज़मीन से विस्थापित होना पड़ रहा, उसको उचित मुआवजा उसको प्राप्त होना चाहिए, उसको रीसेटलमेंट होना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी निर्धारित किए, उसके अनुकंपा नियुक्त भी उसके परिवार से किसी व्यक्ति की रोज़ी रोटी के संबंध में होना चाहिए। प्रदूषण का क्या प्रभाव हो रहा है लोगों को, उस एक्टिविटी से कितने लोगों को उस पर प्रभाव पड़ा, और एक कर्मचारी को अपने जीवन में कुछ सुरक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए, जो अपना जीवन भर समर्पित करता है किसी एक कार्य औद्योगिक घराने को। उसको ये देखना चाहिए कि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी कि इसको क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, उसके मेडिकल बेनिफिट्स, अन्य अधिकारों की रक्षा। इस प्रकार से जो प्रदूषण कॉज होता है, हमारे देश में एक अच्छा प्रावधान कंपनीज एक्ट में धारा 135 को बनाया गया है। तो उससे सामाजिक संरचना जो इसके संबंध में, उसमें जो आइटम्स दिए गए हैं, उसमें भिन्न भिन्न मद दिए गए हैं, उसमें खर्च करके वो 2% अपना उनको नेट प्रॉफिट का खर्च करना है, जो कि बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको, जिनकी आय उसमें जैसी धारा में उल्लिखित है उससे अधिक आय है तब। तो ये एक अच्छा प्रावधान हमारे यहाँ उसमें कंपनीज एक्ट में किया गया है, जिसका उपयोग सामाजिक संरचना को उठाने के लिए भी किया जा रहा है। और जैसे अगर उदाहरण लें तो ऑक्सीजन की जब हमारे यहाँ कमी पड़ी तो कई औद्योगिक घरानों ने आगे बढ़कर इसमें ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगाए और कई जगह लगाए। तो ये उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक आ रही है, तो वो एक अच्छा, इसी प्रकार से जो और भी औद्योगिक घराने हमारे यूनियन कार्बाइड का घटना हुई 84 में, तो इस प्रकार इन लोगों को औद्योगिक जो घराने इस प्रकार के हैजार्डस चीज़ों में, जब जो खतरनाक चीज़ों में व्यापार करते हैं, उत्पादित करते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। जो भी इस प्रकार के खतरनाक व्यवसायों में संलिप्त है, संलग्न है, उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो मानव अधिकारों की रक्षा करे, उसकी उन जिम्मेदारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी निर्धारित की जानी चाहिए। तथा दूसरा जो
एक मैं तो अगर देखूंगा एक ग्राहक को भी अधिकार है कि उसके मानव अधिकारों को रक्षा हो, क्योंकि उसका दोहन नहीं होना चाहिए ग्राहक का। उसको अगर कोई 10 पैसे की चीज़ है उसको 1000 रुपये में प्राप्त होती तो उसके ये अधिकारों का खाना नहीं है। मैं तो हनन मानूंगा, इसको उपलब्ध नहीं है वो चीज़, परंतु उस प्रोडक्ट की कीमत अगर 10 रुपये, आप उसको 1000 रुपये में उसको आप प्रॉफिट लें, कितना प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो इसमें दिशा में भी हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से ग्राहक का दोहन ना हो, उसके मानव उसके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। उसके भी धन जो अर्जित करता है वो मेहनत से अर्जित करता है, ये इस प्रकार से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए किसी। जी सर, एक और महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि समय कम है, जल्दी से समझना चाहूँगा आपसे, बाल यौन शोषण को लेकर भी अपने आप में कई प्रकार की चिंताएं, और उसको लेकर भी NHRC न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में कई प्रयास और चिंतन हो रहा है। आपको लगता है कि डायलॉग और डिस्कशंस के माध्यम से इस दिशा में भी कुछ बेहतर बातें निकल के आएंगी जिसका फ़ायदा हम दुनिया में सभी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है और एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं इसमें, इंटरनेट के तार सारे अक्रॉस द पूरे वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम इसमें एक सम्यक तौर से विचार साझा एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे उस समय तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ हम रोक भी देते हैं, दूसरा देश वाला इसको प्रसारित कर रहा है, दूसरे देश से प्रसारित हो रहा है, तो फिर बाल शोषण तो हुआ, मानव अधिकारों का बालकों के यौन शोषण तो हो रहा है। उसको रोकने की जिम्मेदारी इंटरनेट के जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट को अपलोड करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जिन्होंने इस प्रकार के, तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित किए जाना चाहिए। और इसको हमें सब लोगों को एक साथ विचार करके सारे देशों को भी विचार करना पड़ेगा। हम लोग भी एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार शासन ने नहीं दिया है, शासन ने अधिकार दिया है कि आप एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा वहाँ पे आप उचित तौर से सलाह दे सकते हैं उसको। इस प्रकार की सलाह सामान्यतः मान्य किया जाता है तथा उसके संबंध में कार्रवाई की जाती है, क्योंकि शासन का भी कर्तव्य है मानव अधिकारों की रक्षा करना, हमारा भी कर्तव्य। हम तो सहयोग प्रदान करते मानव अधिकारों की रक्षा में, इसी प्रकार से न्यायालय का भी ये कार्य है, वो भी सबके अधिकारों की रक्षा करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन राइट्स, एवरी काइंड ऑफ राइट्स। तो हम सब लोग एक दूसरे के विपरीत कार्य नहीं करते सब, जबकि मानवता के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, एक डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेसी की जनतंत्र की रक्षा के लिए कार्य करते हैं सब एक साथ मिलकर। जी सर, कुछ और विषय हैं, क्योंकि अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें, शरणार्थियों की समस्या हो, विदेशी ज़मीन पर जेलों में बंद तमाम ऐसे लोग जिनको कानूनी पहुंच उपलब्ध नहीं होती है, आतंकवाद जैसी समस्याएं होती है, या फिर नाविकों की समस्याएं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडीज़ कई जगह उस प्रकार से आ जाती हैं, ट्रैफिकिंग की समस्या है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाता है। आपको लगता है कि ये भी तमाम विषय हैं जिस पे बहुत गंभीरता से चिंतन, मनन और मंथन की ज़रूरत है? शायद इस पे भी और प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हम इस सम्मेलन से क्या मैं निश्चित तौर से मानता हूँ कि अगर इस पर और अधिक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जाए तो शायद कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सी फारर्स के संबंध में जो नाविक लोग हैं, इन लोगों को रिलीज करके वापस लाने में हम लोगों ने प्रयास किया, पर ये शासन के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि शासन से शासन एक दूसरे से बात करके इसका सॉल्यूशन निकलता है। पर हम ये निर्धारित करते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे कई प्रकरणों में हमने कार्रवाई की तो नाविकों को हमने छुड़वाने का प्रयास किया, वो छूटे भी हैं। इसी प्रकार से अगर कोई अपराधी किसी दूसरे देश का है तो उसको वापस जल्दी कैसे रिपेट्रिएट किया जाए, तो इसमें दोनों देशों के मध्य सामंजस्य बैठना चाहिए कि वो उस दूसरे देश को भी स्वीकार करना चाहिए हमारे यहाँ का रहने वाला व्यक्ति है। तो इसके वेरिफिकेशन इत्यादि में जो समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, ये समय नहीं लगना चाहिए इतना। और जिसको रिपोर्ट किया जाना है भारत से अथवा जिसको भारत आना है उसको जल्दी आना चाहिए। तो इस दिशा में और प्रयास की आवश्यकता है। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्थापना अपने 30वें वर्ष में है और NHRC के पास में लगातार बढ़ती शिकायतों की संख्या इस बात का भी संकेत देता है कि इस संस्थान के प्रति देश के नागरिकों का विश्वास बढ़ रहा है। आपको लगता है कि अभी तक का सफ़र और भविष्य में आगे और ऐसे क्या प्रयास होंगे ताकि नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी भी पूरी हो, जागरूकता भी बढ़े, और इस प्रकार के हम प्रयास क्या देख सकते हैं? देखिए, हम सिर्फ शिकायतों को निराकरण करने पर भरोसा नहीं करते। हमारे यहाँ जो एक अनुसंधान विंग है, हम उसके जो कारण हैं उनको भी मूलभूत कारणों में जाकर उन कारणों को समाप्त करने की ओर भी प्रयास करते हैं।
जो हमारे जो हम एडवाइजरी अथवा गाइडलाइंस जारी करते हैं, इसके पीछे भी हमारा अनुसंधान आधारित होता है। हम एक कोशिश करते हैं इसके आधारभूत कारण समाप्त होना चाहिए, जिसके कारण ये मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। ट्रैफिकिंग क्यों होता है, क्यों है गरीबी उस क्षेत्र में, क्यों उस क्षेत्र से लोगों को खरीदा बेची उस क्षेत्र में होती है, इस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र जैसे ट्राइबल बेल्ट्स में कहाँ से किस प्रकार से ये सामाजिक कारण हैं जो कि इसमें कारण बनते हैं कि लोगों को इस प्रकार से मानव में तस्करी की सीमा तक पहुँचती है बात। तो उसको भी समाप्त करना तथा ये भी देखना ये घटित ना हो, ये दोनों बातें प्रयासरत हैं। तथा हम इसमें कई प्रकरणों में संज्ञान लिए हुए हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बोला हुआ है कि इस प्रकार से मानव तस्करी में जो हो रहा है इसके कैसे इसको रोका जाए। एक बार जो हम इसमें भी प्रयासरत हैं कि एक बार जो व्यक्ति को पकड़ लिया गया तो वो उसी वातावरण में पुनः वापस न जाए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कोर ग्रुप्स भी बने हुए हैं, स्पेशल रिपोर्टर बने हैं। अभी अगर समलैंगिक लोगों के संबंध में हमने इसी सप्ताह में एक एडवाइजरी जारी की और उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये बताई है, जो समलैंगिक लोग हैं इनको पुत्री के समान मानना चाहिए और उसको उसी प्रकार से फैमिली पेंशन इत्यादि में समलैंगिक व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए जिस प्रकार से एक अविवाहित पुत्री को प्राप्त होते हैं पेंशन प्राप्त करने का अधिकार, इनको भी प्राप्त होने चाहिए। और भी अन्य उसमें एडवाइजरी जारी किए हैं। उनके कागजों का उनकी पहचान स्थापित नहीं हो पाती, एक बार उनका लिंग परिवर्तन की सर्जरी करा दी जाए, पहले नाम कुछ और था अब नाम कुछ और हो गया, तो उनके इसमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तो उसमें भी हमने कहा है कि इसके आधार पर इनको इंश्योरेंस कवर में अथवा इनके जो एम्प्लॉयमेंट इत्यादि जो वेरिफिकेशन में कागजों के सत्यापन में जो बाधाएं आती इनको दूर किया जाना चाहिए और उनको एक बार सर्टिफिकेट उनको सर्जरी का मिल जाता है तो उसके आधार पर उनको कागजों का वेरिफिकेशन उनका कर देना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो द्विवार्षिक सम्मेलन ये होने जा रहा है दिल्ली में, तो निश्चित तौर से मानव अधिकारों को लेकर एक बेहतर मंथन निकल के आएगा और इसके आधार पे जो इसका आउटकम होगा वो पूरी दुनिया को एक रोशनी की किरण लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए। तो इस खास मुलाकात के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में NHRC के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने विश्वास इस बात को जताया कि मानव अधिकारों को लेकर लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका फायदा हर आमो खास तक पहुंचता नजर आएगा। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।